आज़ादी तो पशुओं को भी होती है, पशु अच्छे होते हैं उनसे, पशु कम से कम एक दायरे में तो रहते हैं। इस प्रकार से संस्कारित शिक्षा, गुण कर्म स्वभाव युक्त विवाह और शासन प्रशासन एक शक्ति वाला हो। बढ़िया। जिस आराध्य भगवान को मानते हैं हम केवल उसको मानते हैं, हम उसकी मानते नहीं। हम उसके चित्र की पूजा करते हैं, हम उसके चरित्र की पूजा नहीं करते। चरित्र से दूर हैं। हमारे घरों में उनके चित्र तो लगे हैं, लेकिन उनका चरित्र कहीं चित्रण हमारे घरों में नहीं होता। और जो लोग रावण का दहन करते हैं, क्या वो वाकई राम जैसे हैं या उनका राम जैसा चरित्र है? जब मैं देखता हूँ और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 10 सालों के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो पिछले 10 सालों में लगभग 3,24,000 केस जो है बलात्कार के दर्ज किए गए। यानी कि अगर मैं इसका औसतन प्रतिदिन निकालूं तो 90 प्रतिदिन औसत के हिसाब से जो है केस भारत के अंदर होते हैं बलात्कार के। और ये वो केस। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आज हम जागो समाज बेटी के सवाल पर के प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य सुनील जी, संस्थापक डीएवी गुरुकुल आयुर्वेद कमेडा गोंगो से उपस्थित हैं और समाज सुधार के रूप में और आज अपना ये स्वयं का आयुर्वेदम इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो समाज के अंदर बेटियों को लेकर एक सोच पैदा हो रही है, क्या हम उसी रूढ़िवादी प्रथा में बंधे हुए हैं या हम नए विचारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब और इन्हीं विषयों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे सुनील जी से। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो है हमें समय दिया आने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आभार तो मनीष जी आपका है, धन्यवाद भी है कि आप एक ऐसा बिंदु लेकर के आए हैं जो बड़ा ही मार्मिक बिंदु है, उसके लिए आपको साधुवाद। तो शास्त्री जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहीं से कि आज का जो समाज है बेटियों को लेकर वो किस प्रकार से सोचता है। और हालांकि समाज जो है अब बढ़ भी रहा है, बेटियों को अपनी पढ़ा भी रहा है, पर उसके बावजूद भी समाज की सोच उस प्रकार की नहीं हो रही है कि बेटियां नौकरी कर पाएं या बेटियां जो है कुछ तबका है ऐसा समाज के अंदर अब भी कि जो उस सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो क्या समस्याएं हैं समाज के अंदर ये और क्यों उस परिप्रेक्ष्य में वो अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं? देखिए, मुख्य बात तो ये है कि सबसे पहला बिंदु तो ये है कि जिन क्षेत्रों में आज शिक्षा का अभाव है वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, परंतु जहाँ जहाँ शिक्षा अच्छे रूप में आ गई है, अच्छे संस्थान उस क्षेत्र में बन गए हैं, तो वहाँ की बेटियाँ पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही है और देश की सेवा भी कर रही है किसी न किसी रूप में। यदि मैं इस शब्द को परिभाषित करूं, जैसा कि आपने अभी कहा है नौकरी वाला शब्द, तो मुझे लगता है कि अनुचित शब्द है। इसके स्थान पे यदि मैं प्रयोग करूं तो मैं कहूँगा कि वो बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रही हैं, राष्ट्र की संस्कृति को, सभ्यता को या राष्ट्र की आर्थिक उन्नति को, अपनी उन्नति को बढ़ा रही है। तो प्राय ऐसे ही क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर शिक्षा के संस्थानों का अभाव है आज भी, वहाँ की बेटियां पीछे हैं। और निश्चित रूप से यदि वहाँ अच्छे अच्छे संस्थान, गुरुकुल जैसी संस्थाएं वहाँ पर खड़ी की जाए तो निश्चित रूप से बेटियां जो है आज संस्कारित भी होंगी और आगे भी बढ़ेंगी। बिल्कुल, शिक्षा का अपना एक महत्व है और उससे जो है दोनों ही समाज जो है सुधरते हैं, महिला भी और पुरुष भी। तो इसमें मेरा एक जो सबसे बड़ी समस्याएं बेटियों के साथ में आती है, सबसे पहली समस्या आती है दहेज की समस्या। दहेज से जो है देश के अंदर लगभग अभी भी 70-75 हज़ार केस प्रति वर्ष जो है आते हैं, जो कि लिखित रूप में दर्ज होते हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं। बहुत सारे केस में जो है हत्याएं भी होती हैं, बेटियों को जला दिया जाता है या और अन्य प्रकार के किसी और तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहिए कि
कहना चाहेंगे कि जो दहेज की जो समस्याएं समाज के अंदर बढ़ रही हैं और उसके बावजूद बढ़ रही हैं कि आज पहले के परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें तो समाज जो है वो पढ़ा लिखा भी है। पहले दोनों ही वर्ग नहीं होते थे पढ़े लिखे, एक ही वर्ग ज्यादा होता था, पुरुष वर्ग ही ज्यादा होता था पढ़ा लिखा, महिला वर्ग पहले कम होता था, पर अब दोनों ही वर्ग जो है वो एक समानता की ओर हैं। फिर भी उसके बावजूद भी ये समस्या जो है मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ना कि घटती हुई नजर आ रही है। कि मैं बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है दहेज को लेकर के। सर्वप्रथम तो हमारे एक गलती होती है जब हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, उसके लिए वर चुनते हैं, वहाँ हम केवल ये देखते हैं कि ये जो लड़का है ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी नौकरी कैसी है, इसके पास जायदाद कैसी है। मुख्य बिंदु, मुख्य जो थर्मामीटर है वो उसकी संपत्ति से लेकर के हो गया है। तो कहीं ना कहीं माता पिता जो बेटी के हैं उनका नजरिया जो है वो उन्होंने बदलना पड़ेगा। यदि वो अपना थर्मामीटर केवल उसकी संपत्ति को लेकर के कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलतियां होंगी, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। और यदि वो इस नजरिए से अपनी बेटी की शादी करेंगे, कौन से नजरिए से, गुण कर्म स्वभाव, बेटे का और बेटी का, यदि गुण कर्म स्वभाव मेल खाता है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं कम होंगी, पहली बात। दूसरी बात, हम बेटियों को और बेटों को ऐसे संस्थानों में पढ़ाते हैं जहां उनको शिक्षा तो मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलते। संस्कार शिक्षा से परे की चीज है। शिक्षा के लिए जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में तो केवल हमारा मापदंड एक होता है कि यह बहुत अच्छा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पर जाए, ये खूब धन कमाए, जबकि हमारा मापदंड ये होना चाहिए कि ये एक अच्छा इंसान बने, पहले ये मनुष्य बने, क्योंकि वेद भी कहता है मनुर्भव, कि मनुष्य बन। अब यदि किसी को आप ऐसे ही बोल देंगे कि मनुष्य बन तो वो कहेगा मैं तो मनुष्य हूं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जो मननशील होकर के, चिंतनशील होकर के दूसरे के सुख दुख को देख करके कार्य करे वही मनुष्य है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ अपने आप को ढालना पड़ेगा कि जब हम बच्चियों की शिक्षा दीक्षा कराते हैं तो अपने पैमाने को बदलना पड़ेगा। उस पैमाने को हमने ये देखना पड़ेगा कि ये सुसंस्कारित शिक्षा प्राप्त करे, न कि खाली शिक्षा प्राप्त करे। और शिक्षा भी यदि प्राप्त करे तो वो देश सेवा के लिए करे, राष्ट्र सेवा के लिए शिक्षा प्राप्त करे, न कि केवल और केवल धन कमाने की मशीन के रूप में वो काम करे। जब बचपन से लेकर के कक्षा LKG UKG प्रथम कक्षा से लेकर के उस बच्चे के मन में ये डाल दिया जाएगा कि धन धन धन, पैसा 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 ही तुम्हें कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो जब उसका विवाह होगा किसी बेटी के साथ तो वहां भी वो ये देखेगा कि यहां से कितना धन मैं ला सकता हूं। तो ये नजरिया हमें शुरू से ही बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम बेटी की शादी करते हैं, मैंने अभी भी बोला है, तो वहां गुण कर्म स्वभाव पहले हमें देखने पड़ेंगे। यदि हम इस मूलता में, जड़ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि दहेज के लिए जो बेटियों की प्रताड़ना आज होती है वो कम होगी। दूसरी बात, कहते हैं कि शक्ति बिन भक्ति नहीं और भक्ति बिन नहीं मान और मान बिन जीवन नहीं, यह है मम अनुमान। ये किसी संत का वाक्य है। तो जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक एक निडरता होगी समाज के अंदर, एक ऐसी निडरता होगी कि वो बेटियों को प्रताड़ित भी करेंगे तो शासन की भी शक्ति जरूरी है। राजा भी ऐसा होना चाहिए जो सन्यासी राजा हो, ऐसा राजा हो निष्पक्ष भाव से जो काम करने वाला हो। यदि ऐसा राजा होगा तो उस रूप में भी दहेज के इन मापदंडों में गिरावट आएगी। तो इस प्रकार से संस्कारित शिक्षा, गुण कर्म स्वभाव युक्त विवाह और शासन प्रशासन एक शक्ति वाला हो, बढ़िया हो, तो निश्चित रूप से इस दहेज के जो ये इतने मामले आपने गिनाए हैं और दहेज की जो इस प्रकार की जो बड़ी चढ़ी घटनाएं हो रही है उनमें गिरावट आनी स्वाभाविक। शिक्षित होने के साथ साथ में जो है संस्कारवान भी होना जरूरी है। और जब संस्कारवान होगा समाज, तो कोई भी समाज जब संस्कारवान होगा तो ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से जो है वो कम होंगी। मेरा दूसरा सवाल इसी उस पे है कि यहाँ पे एक समस्या आती है समाज के अंदर, जब बेटी को प्रताड़ित किया जाता है तो
उसके जो घर वाले होते हैं, जो उसका भाई होता है, उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, और वो उनसे जब अपनी वो सारी घटनाएं बताती है कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है दूसरे पक्ष की साइड से, तो वो उनको सामाजिक या तो कहीं ना कहीं पे जो है सामाजिक ऐसी व्यवस्था होती है हमारी कि हम लोग जो है उसको नई समाज के अंदर लेके आना चाहते हैं कि ये सब बाहर चला जाएगा, पता लग जाएगा किसी को तो हमारी साख खराब हो जाएगी, तो इस प्रकार की वो होती हैं। तो बेटियां जो है ना तो कह पाती हैं अपने घर वालों से सही समय पे, और अगर कह भी दिया तो उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। तो इससे जो है और ज़्यादा घटनाएं बढ़ती हैं, वो बलात्कार की घटना हो, दहेज की घटना हो, जब कोई लड़की है और लड़की जो है होती है उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो अपने आके अपने भाई से नहीं बता सकती, वो अपने पिता से नहीं बता सकती, वो अपनी माता से नहीं बता सकती, क्योंकि अगर वो उनको बताएंगे तो उल्टा उसी को वो डांट पड़ती है कि तुम ही गलत होगी, ये गलत होगी। तो इस दिशा में क्या सुधार करना चाहिए समाज को, माता पिता को, और किस प्रकार से मतलब अपने आप में इस चीज़ों को सुधार करना चाहिए? पहली तो बात यह है मनीष जी, यदि गुण कर्म स्वभाव युक्त विवाह होंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। परंतु यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है कि बेटी को उसके ससुराल वाले पक्ष के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और वो अपने घर नहीं बता पा रही है किन्हीं कारणों से, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम बेटी वाले भी दोषी होते हैं। हम अपनी बेटी को इतना डरा करके, धमका करके, वो करके भेज देते हैं कि ये हमारी इज्जत रखना, वो रखना, ये रखना। यदि हमारी बेटी संस्कारवान है, गुणयुक्त है, तो हम उसको निश्चित रूप से, और बेटी कैसी भी हो, बेटी तो अच्छी होती है, बेटी तो बेटी होती है। यदि जब तक ससुराल पक्ष उसको बहू समझेगा या उसको ये समझेगा कि इसको हमने ब्याह करके लाया है, तो तब तक तो ऐसी घटनाएं होंगी प्रताड़ित वाली। और यदि जिस दिन हम अपनी पुत्र वधू को अपनी बेटी मान लेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि यदि उसको प्रताड़ित किया जाए तो अपने घर नहीं बताती, और घर न बताने का कारण आपने बताया है या तो सामाजिक दबाव उस पर मानसिक रूप से रहेगा, या फिर उनके घर का ऐसा दबाव रहेगा मानसिक रूप से। परंतु मैं कहना चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में कि यदि बेटियों को समझा बुझा करके, यदि बेटियों को पूरा अधिकार दे करके भेजा जाए, यदि कोई समस्या इस बिंदु पर आपको आए तो आप हमें बताएं, और आपके साथ निश्चित रूप से हम खड़े हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपका शादी विवाह कर दिया तो आप पराई हो गई हैं, आप हमेशा हमारी अपनी बेटी रहेंगी और हम आपके साथ रात दिन खड़े हैं। दूसरा बिंदु यह है कि जब बेटी को ऐसी घटनाओं से प्रताड़ित किया जाता है तो बेटियों को भी एक साहस भरी शिक्षा हमें देनी चाहिए जो बचपन से दी जा सकती है। और दूसरा बिंदु यह है कि जब बेटी अपने घर बताती है तो आपने कहा भी कि उसको दबा दिया जाता है किन्हीं किन्हीं कारणों से, कि सामाजिकता में हमारी साख खराब हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परंतु कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बेटियां जो हैं वो निश्चित रूप से अपने माता पिता को, अपने बंधु बांधवों को और अपने किसी न किसी यार प्यारे रिश्तेदार को जो उसके किसी न किसी रूप में है तो उसको बता सकती हैं। और जब वो बताती हैं तो निश्चित रूप से हमें त्वरितता से उसको सुलझाना चाहिए, समझाना चाहिए। परंतु माता पिता का एक दृष्टिकोण होता है, मैं आपको बता दूं, भाई का भी होता है एक दृष्टिकोण। क्या होता है कि हमारी बेटी दूसरे के घर में गई और वहाँ थोड़ा सा विवाद हो गया तो वो उसको सोच लेते हैं कि ये आपस का विवाद है। यदि उन्होंने उसको, उनके मन में ऐसा कुछ भाव है कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको उसके माता पिता को समझना पड़ेगा। वो उसका उल्टा समझ लेते हैं, वो ये समझते हैं कि संभवतः घर का कोई कलह या क्लेश होगा। तो इन दोनों बातों में अंतर करना पड़ेगा कि वो घर का कलह और क्लेश है या फिर दहेज के कारण उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार जो है वो माता पिता हैं, जो बच्ची को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं और उसको ये संस्कार नहीं देते कि कौन सी परिस्थिति में क्या करना है, सूझबूझ के करना है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि 80% उसके माता पिता उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और चाहे वो लड़के के संस्कार की बात हो या लड़की के संस्कार की बात हो,
वहाँ भी माता पिता है और यहाँ भी माता पिता है। यदि वो माता पिता अपने बेटे को अच्छे संस्कार देंगे तो वो अपनी जो जिसको ब्याह करके लाया है उसको केवल अपनी पत्नी नहीं समझेगा, उसको अर्धांगिनी समझेगा, उसको अपना जीवन साथी मान करके चलेगा और उससे सारी बातें साझा करके ही चलेगा, तो निश्चित रूप से उस घर की उन्नति पदोन्नति होती रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि बेटियां जो है वो सुसंस्कारित हो और हमारा जो नज़रिया है बेटियों की, जब उसको प्रताड़ित किया जाता है तो दो नज़रियों से, दो एंगल से हमें उसको देखना चाहिए। पहला एंगल ये है कि हम देखें उसको कि कहीं दहेज का तो कोई बिंदु ऐसा नहीं है जिस पे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और यदि ऐसा होता है तो हमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बेटी है, अबला है, वो किसको कहेगी? वो अपने माँ को या बाप को ही कह सकती है। कोई तीसरी जगह तो कुछ बेटियां हमारी हैं जो बाहर निकल जाती है, नहीं तो माता पिता की साख के लिए, माता पिता की इज्जत के लिए बेटियां अपने प्राण तक दे देती हैं, लेकिन बाहर इस बात को नहीं कह पाती है। तो मैं समझता हूं कि दोनों के माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं, बेटे के भी और बेटी के भी। ये जो इज्जत की बात है ये सिर्फ बेटियों के लिए ही रह जाती है, ये बेटों के लिए नहीं आती। अगर बेटा कुछ गलत कर रहा है तो कोई इज्जत नहीं जा रही किसी की। बेटी ने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया तो इज्जत, पूरे समाज की भी इज्जत चली जाती है, घर वालों की भी इज्जत चली जाती है, रिश्तेदारों की भी इज्जत चली जाती है। पर लड़का कुछ भी करके आ जाए बाहर तो इज्जत नहीं आती। ये जो मानसिक स्थिति है लोगों की सोचने की, मतलब इतना फर्क हो रहा है लिंग में, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग में, कि एक व्यक्ति तो कर दे रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा लिंग अगर कर दे रहा है तो उसके करने से, वही सेम काम करने से जो है बहुत समाज के अंदर प्रॉब्लम होती है और उसको जो है बड़े अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे बलात्कार की घटनाएं हैं, किसी बच्चे के साथ हो जाता है, किसी महिला के साथ हो जाता है, तो उसको बाहर निकलना भी उसका दुश्वार हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाती। और जो बलात्कारी है, जो बलात्कार करने वाला है, वो खुलेआम घूमता है, ना तो उसको उसके घर वाले कहीं पे उससे परेशान हो रहे हैं, ना वो खुद उससे परेशान हो रहा है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है हम लोगों की, और वो उस दौर में है, हम डिजिटल दौर में आ चुके हैं। और एजुकेशन भी, जहां तक मैं देखता हूं, जैसा आपने कहा कि एजुकेशन संस्कारवान नहीं है, पर एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो शिक्षा जो है दिमाग को खोलती है। पर फिर भी उस दिशा में जो है लोग नहीं बढ़ पा रहे, समाज नहीं बढ़ पा रहा। तो ये एक जो संस्कारवान भी होना जरूरी है, पर संस्कारवान होने की एक विधि क्या है कि उस तरीके की हम सोच पैदा कर पाए समाज के अंदर कि नहीं, बेटा भी और बेटी भी जो है वो एक ही समान है। अगर गलतियां हो रही हैं किसी से तो वो उतने ही जिम्मेदार उधर का भी व्यक्ति है, इतना ही जिम्मेदार जो है इधर का भी व्यक्ति है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। यदि बेटा भी ऐसा घिनौना कार्य कर दे तो निश्चित रूप से वही प्रदूषण समाज में फैलता है, और बेटी भी यदि ऐसा ही कार्य करे तो वही प्रदूषण बेटी के लिए भी फैलता है। तो इसमें मूल में जो है उन दोनों की शिक्षा है। यदि इस प्रकार का प्रदूषण रोकना है, इस प्रकार के कृत्य रोकने हैं, तो हमें केवल और केवल संस्कारवान शिक्षा ही मूल में है। नहीं तो आज संसार में व्याप्त वो बुराइयां आ रही हैं जो संस्कारों के अभाव में आती है। उसके लिए हमें अपने बच्चों को गुरुकुल जैसी संस्थाओं में ले जाना पड़ेगा। वहाँ शिक्षा भी है, वहाँ संस्कार भी है, और दूसरी बात, ऋषियों की परंपरा जब तक हम नहीं लागू करेंगे अपने जीवन में, सुधार नहीं हो सकता। चाहे आप प्रतिदिन उपदेश करो, प्रतिदिन आप बड़े बड़े टीवी पर डिबेट करो, वो कीजिए, ये कीजिए, नहीं हो सकता जब तक मूल में हम ऋषियों के सिद्धांत को नहीं लागू करेंगे। और वो सिद्धांत क्या है? देखो, हमारे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों की शिक्षा जो है वो अलग अलग स्थानों पर होनी चाहिए, जहां उनको संस्कारवान शिक्षा दी जा सके। पूरे वर्ल्ड में यदि मैं आपसे पूछूं, क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, क्या कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल लड़कों ही लड़कों का है? और क्या कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल लड़कियों का ही लड़कियों का है? और उन दोनों शिक्षा के संस्थानों में संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती हो, या आधुनिक शिक्षा भी हो, संस्कारित शिक्षा भी हो? क्या आपकी जानकारी में है मनीष जी कोई ऐसा संस्थान? महिलाओं के लिए तो हैं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे कि जो महिलाओं के लिए ही हैं, पर पुरुषों के लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि जैसे स्पेसिफिक पुरुषों के लिए हो, उसमें महिला ना आ सके।
वो नहीं है। हाँ। जो पुरुषों के लिए है वो मैं दोनों के लिए। आपकी जानकारी में मैं दे दूं, गुरुकुल कांगड़ी जी वो पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय है, और जो गुरुकुल ये अपना जालंधर में एक विश्वविद्यालय है, जी। वो केवल स्त्रियों के लिए पहला विश्वविद्यालय था अंग्रेजों के बाद। अच्छा। ठीक है जी, अब तो बहुत सारे हो गए, कानपुर में भी हो गया है, हरियाणा में, है ना। तो अब तो बहुत सारे और भी हो सकता है जो हमारी जानकारी में ना हो, लेकिन वर्ल्ड में यदि ऐसी कोई शिक्षा है तो भारत में ही है, बाहर नहीं है। बाहर के देश कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी ऊंचाइयों पे चले जाए, लेकिन जब तक ऋषियों के सिद्धांत नहीं मानेंगे, आज क्या प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु क्यों कहा गया है? क्या यहाँ इतना धन था कि जो विदेशों में नहीं था? उसके कई कारण थे। उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा व्यवस्था, और वो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आप एक बच्चे को ले लीजिए जो गुरुकुल का संस्कारित बच्चा है, वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं अर्धांगिनी मानेगा, वो अपनी पत्नी को अपने सर का ताज मानेगा, वो स्त्री को मानेगा कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, मनुस्मृति का यदि हम श्लोक लें, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ऐसा मान करके उसकी पूजा करेगा, ऐसा मान करके उसको सम्मान देगा। और यदि हम संस्कार विहीन शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे तो कोई समाधान मनुष्य जी नहीं हो सकता। चाहे शासन प्रशासन कितना भी सख्त हो जाए, वहां भी गलतियां होंगी। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ का शासन प्रशासन इतना सख्त है, लेकिन गलतियां वहां भी होती है। तो केवल मूल में संस्कारित शिक्षा में कहूँगा, और वो भी गुरुकुलीय व्यवस्था हो, जैसी शिक्षा हो कि बेटा 5 वर्ष के बाद बेटों की पाठशाला में चला जाए और बेटी 5 वर्ष के बाद बेटियों की पाठशाला में जाकर के अपनी संपूर्ण शिक्षा और विद्या को ग्रहण करें। संस्कारित होकर के समाज में जब निकलेंगी तो बदलाव वहां से होगा। जब तक वो छोटे बच्चे गृहस्थी नहीं बन करके समाज का निर्माण करेंगे, तब तक मेरी बौद्धिक स्तर से मैं कहना चाहूंगा कि तब तक सुधार बहुत कम हो सकता है। सुधार संभव नहीं हो सकता है संपूर्ण रूप से जैसा हम सोचते हैं। तो संस्कारित युक्त शिक्षा का निर्माण इस समाज में हो और ऐसे संस्थानों का निर्माण हो जो ऐसी। दूसरा मेरा ये है सवाल आपसे कि लड़कियां जो है, जो आज का आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो है आधुनिकता बहुत ज़्यादा आ गई है, और उसके आने से जो है लोग अपने आप को बदल रहे हैं। सोशल मीडिया का अब ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे जो है लोग रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से। तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल अपनी इंस्टाग्राम आईडी चला रहे हैं लोग, उस पर कुछ भी कंटेंट दिखा रहे हैं अलग अलग प्रकार का, तो मैं वो उस पर मतलब बिल्कुल खुल के नहीं कहना चाहूँगा कि किस प्रकार का कंटेंट चल रहा है। वो आप भी जो है उनसे परिचित होंगे कहीं ना कहीं पे, आपको भी पता होगा कि किस तरीके के कंटेंट चलते हैं और सारी चीज़ें। तो उस दिशा में बेसिकली, और वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आज़ादी का मतलब उन लोगों ने ये समझ लिया है। मैं दोनों वर्ग की ही बात करूँगा, ना कि मैं सिर्फ लड़के वर्ग की बात करूँगा या लड़की वर्ग की बात करूँगा, क्योंकि सुधारना दोनों तरफ से होगा। लड़की को की तरफ से भी सुधार होना होगा और लड़के की तरफ से भी सुधार होगा, तो तभी जाके एक समाज, अच्छा समाज जो है बन सकता है और उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो जो एक खुलापन आया गया है समाज के अंदर, और इस नाम पाया गया है कि हम आज़ाद हैं, तो आज़ाद होने का मतलब कहीं लोगों को ये तो नहीं मान लिया है कि आप जो है कुछ भी दिखाओ लोगों को, और कैसा भी प्रकार की दृश्यता आप दिखाओ और लोग जो है उससे विचलित ना हो। तो इस पे आपका क्या मानना है? देखिए मनीष जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा टीवी पर या सोशल मीडिया पर, 2 संत ऐसे हैं वर्तमान में जिन्होंने इस बात पर टिप्पणी की थी जी, और उसका विरोध जो है शंकराचार्यों ने किया जी, उसका विरोध ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने किया जो केवल धन के पैमाने से बड़े लोग मान सकते हैं। बिल्कुल। तो चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हो, जी, जी, उन्होंने केवल इतना ही तो बोला है कि छोटे कपड़े मत पहनिए, जी, नंगे नाच मत कीजिए। जी। तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुरा बोल दिया उन्होंने? पर ये तो आज़ादी है ना उनकी, कि वो मतलब पहन सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं। ये वो तो उनके एक आज़ादी का हिस्सा है। वो देखो, आजादी तो पशुओं को भी होती है। पशु अच्छे होते हैं उनसे, पशु कम से कम एक दायरे में तो रहते हैं संस्कारों के।
तो आचार्य जी, वो जो आप कह रहे हैं, ये चीज कहने से पहले ही इतना बड़ा बवाल देश के अंदर मचा था कि प्रेमानंद जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी और अनुराधाचार्य जी जो है, तीनों पर जो आप अभी कह रहे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में जो आजादी वाली ये बात आई थी लड़कियों की खासकर, तो जब ये बयान दिया गया अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा और प्रेमानंद जी ने भी जो है उस पर थोड़ा अपनी टिप्पणी की थी और बड़े सरल स्वभाव से की थी, बड़े शब्दों का बड़ा ध्यान रखकर की थी, पर महिला वर्ग खासकर उसमें जो है आगे आया, सामने आया, और जो लोग उन्हें ही पूजते थे, खासकर जितना मैं जानता हूं और जितना मैं देखता हूं कि जितने भी कथावाचक हैं और कथा ही होती हैं उसमें 70% जो है महिला वर्ग ही हिस्सेदारी लेता है, 30% ही पुरुष वर्ग होता है, जितना मुझे पता है अपने बौद्धिक ज्ञान से। तो वही वर्ग जो है उनके खिलाफ हो गया खड़ा, और उन लोगों को जो है किस किस तरीके की बातें उनके खिलाफ कही गई और शायद कोर्ट में भी चीजें जाने के लिए कही गई। तो ये आजादी, जिस आजादी को हम जी रहे हैं और जिस आजादी को हमने अपने आप को मान लिया है कि हम इस प्रकार की आजादी ले सकते हैं, तो यही विषय जो है आप भी बता रहे हैं कि ऐसा बोलने से तो कहीं ये आप भी इसका शिकार ना हो जाएं, आप भी जो है उस चीज का शिकार ना हो जाएं कि आपके बारे में भी ऐसी चीजें बोली जाने लग चाहिए या बोली जाए। तो इसको आप मतलब इस तरीके से परिभाषित करें कि जो लोग समझदार हैं समझ सकते हैं, या जो नहीं भी समझ सकते हैं वो भी लोग जो है उसको समझ पाए अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले जो बयान दिया गए थे वो बयान शायद शॉर्ट करके भी या काट के दिखाए गए लोगों को, उनकी रील बना के दिखा दी गई, वो पूरी नहीं दिखाई गई। और मैं स्पेशल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहना चाहूंगा, मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहूंगा, दोनों तरफ हो रहा है, एक ही तरफ नहीं हो रहा है, लड़के भी कर रहे हैं, तो तभी जो है उन लोगों को भी छूट मिली है करने की, दूसरे वर्ग को भी, हालांकि लड़कियां पहले नहीं थी उसमें, शुरुआत लड़के वर्ग से ही हुई है। तो आप जो है इसको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि दोनों वर्ग जो है इसको अच्छे तरीके से समझें और इसको जो है अपवादित ना लें। देखो, मूल में फिर मैं वही जाऊंगा, यदि हमको शिक्षा अच्छी मिली है तो हम अच्छे संस्कार युक्त अपने कार्य करेंगे। यदि संस्कार विहीन शिक्षा मिली है तो फिर हम उसको आज़ादी का रूप दे करके विचित्र विचित्र चीज़ें, विचित्र विचित्र क्रियान्वयन में लेकर के उनको उसी प्रकार से करेंगे। परंतु देखिए, दो बातें हैं, हम हैं दयानंद के सिपाही जी, और वो सिखाते हैं कि हम केवल एक परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, और परमपिता परमात्मा जो है वो सबका कर्ता धर्ता है, पालन करता है। जब तक परमात्मा की ही कृपा ना हो तब तक हम किसी को कितना भी समझाए वो नहीं समझ सकता, या तो परिस्थिति स्थिति उसके सामने ऐसी बने कि वो उसको समझा दे, या फिर ईश्वर की कोई कृपा उसके ऊपर हो तो वो समझ सकता है। यदि हमारे बच्चे, हमारे बेटे और हमारी बेटियां ही नगण्य डांस करेंगी, नगण्यता में जाएंगी, शराब पिएंगी, तो हम देखते हैं कि वो राक्षस प्रवृत्ति है जी। ऐसे तो उड़दंगी लोग करते हैं। परंतु यदि उनको मूलतः संस्कार दे करके संस्कारित किया जाए तो वो समाज और राष्ट्र के लिए उत्थानता पैदा करेंगी। वो अपनी आगे आने वाली, देखो ऐसा नहीं है कि अभी सोशल मीडिया का ये जमाना है जी। हो सकता है कि लाखों साल पहले इससे भी ज्यादा सोशल मीडिया प्रसारित होती होगी, तो उस समय की वीरांगनाओं को देखना पड़ेगा, उस समय के जो वीर थे, योद्धा थे, उनको देखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि हम प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो, हम तो आदि मानव काल के व्यक्ति हैं फिर तो जी। फिर कैसी प्रगति हमने कर ली? यदि आदि मानव की तरह ही हम वही काम कर रहे हैं जैसे वो करते थे, ऐसे ही हम कर रहे हैं, तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। और आजादी का मतलब ये भी है कि आपको एक छूट दे दी, आप उसमें कोई ऐसा महान कार्य करें ना, क्योंकि जो हमारे आदर्श हैं वो तो राम है, हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण है, हमारे आदर्श भगवान शिव है, हमारे आदर्श तो भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, वीर सुभाष चंद्र बोस जी हैं। हम ऐसे कार्य लेकर के चलें जो उनकी अंतरात्मा भी खुश हो जाए जहां पर भी वो हो, हम ऐसे कार्य करें ना। देखो, आज दिक्कत ये है कि हम उनको मानते हैं, हर व्यक्ति धार्मिक है जी। आप किसी से पूछ लो, होगा हाँ मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ, 99% व्यक्ति धार्मिक है और वो कहेंगे मैं धार्मिक हूं।
परंतु विडंबना यह है कि हम जिस आराध्य भगवान को मानते हैं जी। हम केवल उसको मानते हैं, हम उसकी मानते नहीं। ओ, हम उसके चित्र की पूजा करते हैं, हम उसके चरित्र की पूजा नहीं करते, चरित्र से दूर हैं। हमारे घरों में उनके चित्र तो लगे हैं लेकिन उनका चरित्र कहीं चित्रण हमारे घरों में नहीं होता। तो मैं, चाहे हमारी बेटियां हो, बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, नौजवान हो, मैं सबसे यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस भी आराध्य से आप जुड़े हुए हो उसका केवल चित्र नहीं, उसके चरित्र को भी पढ़ने का प्रयास करें, चरित्र को भी देख करके अपने चरित्र को भी उसके अनुसार ढालने का प्रयास करें, तो वो आपकी आजादी है। उसमें आप मनुष्य का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते हो, विनाश की तरफ जाएगा या फिर वो विकास की तरफ जाएगा, ये तय उसके संस्कार करेंगे, उसके माता पिता करेंगे। और मूलतः मैं घूम फिर करके फिर उसी बिंदु पर आता हूं कि जब तक शिक्षा का संस्कार युक्त नहीं होगा, नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करती थी पहले, अब कहाँ गई वो, नहीं है। खत्म हो गई। तो नैतिक गुण जिसके समाप्त हो जाते हैं वो फिर चतुर मनुष्य बन जाता है और चतुर लोमड़ी की तरह होता है। आजकल पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन वो संस्कार हम देखते हैं प्राय 90% लोग पढ़े लिखे जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के घूमते फिरते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं जो समाज को नीचा दिखाने का कार्य करती है। तो ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। शिक्षा ऐसी रखिए जो संस्कार युक्त तो हो, हमारे राम के संस्कार उसमें प्रचारित हो, भगवान कृष्ण के। कैसे? यदि वैदिकता के रूप में हम उनको ले तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक एक भी लेस मात्र भी कोई पाप नहीं किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण थे, हम उनका अनुसरण करें। हमारे तो हीरो वे हैं, हमारे हीरो ये नहीं है जो ये फिल्मों में नाच करते हैं। तो जिन लोगों के हीरो ये हैं वो उन्हीं की तरह अपना चरित्र चित्रण करेंगे, और जिन लोगों के हीरो महापुरुष हैं वो उनकी तरह अपना चरित्र चित्रण करेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे हमारे बेटे हो या बेटी हो, यदि हमारा हीरो अच्छा है तो हम उसके अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके अनुसार ही हम अपने जीवन का चरित्र चित्रण करके समाज के सामने पेश करें तो अच्छा रहेगा। इससे नस्लें सुधरेंगी, इससे राष्ट्र की उन्नति होगी। और ये जो दो चीजें हैं, बिंदु दूसरा हो जाएगा। आजकल प्राय लोग कहते हैं मैं सनातनी हूं, एक कहता मैं पौराणिक हूं, दोनों में अंतर है। तो जब तक हम सनातनी नहीं बनेंगे तब तक हमारे आपका भी सुधार नहीं हो सकता और हम दूसरों का भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा, हम दूसरों को तभी बदल सकते हैं। और बदलाव वहां से शुरू होगा जब हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनको हम संस्कार युक्त वर्षा से नहला करके इस समाज को, राष्ट्र को देंगे, प्रदान करेंगे, तो तब बदलाव शुरू होगा। तब बदलाव शुरू होगा जब हम अपने बच्चों को गुरुकुल जैसी संस्थाओं में रख करके पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तब बदलाव शुरू होगा जब उनको हम अलिफ लैला नहीं, हम भगवान राम का किस्सा सुनाएंगे, तब बदलाव शुरू होगा। तो ऐसे ऐसे बदलाव यदि करने हैं तो अपने घर से शुरू करने पड़ेंगे मनीष जी, तब बदलाव शुरू होंगे। राष्ट्र और समाज तभी उन्नतिशील हो सकता है यदि एक व्यक्ति सुसंस्कारित हो, चाहे वो पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन संस्कारित होना जरूरी है। तो ऐसा संस्कार युक्त वातावरण यदि अपने घरों में बनाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की उन्नति होगी। ये जो आपने बिंदु उठाया है लिंग भेद का, इसमें कमी आएगी, ये समाप्त ही हो जाएगा यदि संस्कारित शिक्षा होगी। तो ऐसी शिक्षा को लेकर के हम चलो, यही निवेदन मेरा है। और उन माता पिताओं से भी निवेदन है जो अच्छाई का विरोध करते हैं कि एक बार 4 बजे उठ करके ध्यान में बैठ करके सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने बच्चों को पबों में धकेल रहे हैं। गुड़गांव में मैंने एक पब देखा है, एक होटल देखा है, 11 बजे शुरू होता है होटल और सुबह के 3 बजे तक चलता है। वहाँ लड़के लड़कियाँ आप शराब पीते हैं और डांस करते हैं, अपथ्य पदार्थों का सेवन करते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसी कुसंस्कारित जगह पर भेजना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता ऐसा चाहेगा कि मेरा बच्चा गिर जाए। सब चाहेंगे कि मेरा बच्चा उत्थान की ओर जाए, ऊंचाइयों की ओर जाए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगतिकरण,
एक शब्द आता है संगतिकरण। एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ करके आया कक्षा 12 तक, लेकिन 12 के बाद उसकी संगति बदल गई, तो वही बच्चा फिर डाकू चोर बन गया। संगति बदलती है व्यक्ति को। तो हम अपने बच्चों को अच्छी संगतिकरण कराएं तो निश्चित रूप से बच्चे भी महान होंगे। बिल्कुल, आपका ये जोर पूरी इस वार्तालाप में जो है वो शिक्षा और संस्कार पे है, और ये जाहिर है कि शिक्षा और संस्कार जो है दोनों मिलकर ही जो है एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं समाज के लिए, और एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे इस डिबेट में होगा कि सरकार का आप कितना महत्व इसमें समझते हैं, सरकार और प्रशासन का? क्योंकि जब मैं देखता हूं और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 10 सालों के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो पिछले 10 सालों में लगभग 3,24,000 केस जो है बलात्कार के दर्ज किए गए। यानी कि अगर मैं इसका औसतन प्रतिदिन निकालूं तो 90 प्रतिदिन औसत के हिसाब से जो है केस भारत के अंदर होते हैं बलात्कार के। और ये वो केस हैं, ये वो हैं जो दर्ज हुए हैं, ये वो केस हैं जो अदालत तक गए हैं या वो थाने के अंदर दर्ज हुए हैं। पर बहुत सारे केस ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं और उनको जो है ऐसे ही खत्म कर दिया जाता है। तो कितनी महत्वपूर्ण इन चीजों में समाज और सरकार दोनों का कितना महत्वपूर्ण दिशा होनी चाहिए। और बहुत सारे केस ऐसे भी देखे जाते हैं। अभी एक केस हुआ था हरियाणा के अंदर, मनीषा हत्याकांड का, अगर आपने सुना हो जिक्र, उसके अंदर जो है बलात्कारियों को जो है छुपो दिया गया था कि क्या केस हुआ। उसके बाद जो है उसमें अलग अलग प्रकार की बातें, मनगढ़ंत बातें बनाई गई। तो सरकार भी कहीं ना कहीं उन चीजों पे जो है नहीं सही तरीके से काम कर पाती, या वो अपने लोगों को बचाने के लिए काम करती है। तो इस दिशा में आपका क्या संदेश है समाज के लिए और सरकार के लिए भी, और क्या आपका विचार है कि इसमें कैसे सुधार होना चाहिए? देखो, एक उक्ति है, तथा राजा यथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। यदि राजा हमारे संस्कारवान विद्वान होंगे तो प्रजा भी उन्हीं का अनुसरण करेगी। आज प्राय हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पदों पे जो नेता बैठे हैं वो किस तरह के हैं जी। उनमें अधिकता किन लोगों की है जी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं, चरित्र अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, जो समाज की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, न कि अपनी सेवा के लिए वो काम राजनीति में आए हैं। तो जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। नजरिया बदल जाता है। यदि एक अच्छा राजा है, यदि राम अच्छा राजा है तो उसकी प्रजा भी अच्छी है। और यदि रावण जैसा, एक कल विजयदशमी थी जी, यदि रावण जैसा राजा है तो उसकी प्रजा का दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाता है, समाज भी वैसा निर्मित हो जाता है। वहां की पाठशालाएं भी ऐसी हो जाती है खड़ी, जहां का राजा अच्छा होता है, जहां का राजा, बल्कि ऋषि लोग कहते हैं कि राजा ही सन्यासी, सन्यासी ही राजा होना चाहिए जी। जो विद्वान, जैसा राजा जनक ऋषि थे जी, तो वो राजा भी थे। तो ऐसे जब तक मैं कहूंगा कि जब तक राजा, लेकिन आज उल्टा है उसका, है जी, तथा प्रजा यथा राजा, क्योंकि राजा को तो प्रजा चुनती है। तो प्रजा कहीं ना कहीं इस बात की दोषी है कि वो कैसे लोगों को चुन करके अच्छे पदों पर भेजती है। तो समाज का दृष्टिकोण ही उसके दृष्टिकोण में छुपा हुआ है। लेकिन यदि कहीं किन्हीं कारणों से अच्छा राजा चला गया उन पदों पे, तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि भाई वो अपना कार्य जब करेगा तो प्रजा का भी स्वभाव बदल जाएगा, प्रजा का भी दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो समाज और सरकार, मैं समझता हूं कि समान जिम्मेदार है, क्योंकि समाज से ही उन नेताओं का निर्माण होता है, समाज ही उन नेताओं को भेजता है वहां पर, और नेता ही समाज का सुधार या उद्धार करते हैं। तो दोनों समान जिम्मेदार हैं, दोनों को ले लीजिए आप। धन्यवाद आचार्य जी, आप जो है हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, और आपने जो है शिक्षा, समाज और सरकार तीनों ही व्यवस्थाओं पे जो है अपनी बातें रखी, और किस प्रकार से उनमें जो है सुधार होना चाहिए आपने बताया है। साथियों, कल विजयदशमी थी, और विजयदशमी में जो है रावण
का दहन किया जाता है। और जो लोग रावण का दहन करते हैं, क्या वो वाकई राम जैसे हैं या उनका राम जैसा चरित्र है, ये भी सोचना होगा। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम रावण का दहन न करके अपने अंदर जो हमारे रावण है उसका दहन करें और एक अच्छी व्यवस्था इस समाज के अंदर हम पैदा करें, अपनी बहन बेटियों को एक अच्छा सम्मान और एक अच्छी व्यवस्था दें, उनकी बातों को भी रखा जाए। और बहन बेटियों को भी समझना होगा कि इस आधुनिक युग में उनकी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो किसी भी अन्य प्रकार के कार्य करें, और पुरुषों का भी नहीं हो जाता कि वो जो है उनको गलत दृष्टि से जो है देखें। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम से और जागो समाज बेटी के सवाल से, और आप सभी के सवाल हम लोग लेते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहें और इसमें अपना जो भी आपका कीमती सवाल हो, जो भी आपका सुझाव है, वो सुझाव जो है हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमसे भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।